अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर यानी जानवरों के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर देखा था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ। आप लोगों ने बाकी लोगों के लेक्चर्स भी देखे होंगे, बाकी लोगों के और मेरे लेक्चर में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, यानी किसी भी हवाले से हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर ये होती है कि मैं जो है शॉर्ट फिक्रे लिखूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखे हैं, यानी जो कम्प्लेक्स फिक्रे भी होते हैं, जो आपको वर्डिंग जो है बुक से डिफ़िकल्ट लगती है, तो इस तरह के जितने भी आपके नए सेंटेंसेस होते हैं उनको मैं चेंज कर देता हूँ, अपनी वर्डिंग में लिखता हूँ। और इसी तरह से जितनी डेफिनेशंस होती हैं उनको भी मैं बेहतरीन अंदाज से शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो आप लोगों को सिंपल ही याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए, इजीली याद हो जाए, तो इस फॉर्म के अंदर जो है मैं आप लोगों को जो है वो लिख कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है। तो ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ओस्मो रेगुलेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओस्मो रेगुलेशन से मुराद सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशंस को मेंटेन करना है। जानदारों के अंदर वो अमल जिसके ज़रिए से क्या होता है, सोल्यूट की और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन होती हैं, उस प्रोसेस को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो जानदारों के जो है दो कैटेगरीज के अंदर जानदारों को हम डिवाइड कर सकते हैं। उनकी बेसिस के ऊपर आया कि उनको अपनी इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट जो है यानी वाटर और सोल्यूट का बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। जिन जानदारों को वाटर और सोल्यूट की बैलेंस की ज़रूरत होती है यानी जिनको करना पड़ता है उनको हम क्या देते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। और ऐसे जानदार जिनको अपनी इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट यानी कि अंदर अपने जिस्म के अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। यानी ओस्मो कन्फर्मर्स जो है वो ऐसे जानदार होते हैं जो जैसा देश वैसा भेस वाली बात है, यानी जैसा इन्वायरमेंट में होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जैसी होंगी उसी के मुताबिक उनके अंदर भी वही होंगी कंसंट्रेशन सोल्यूट की भी और वाटर की भी। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी ओस्मो रेगुलेटर्स को कि ओस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं। ओस्मो रेगुलेटर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर टू एडजस्ट देयर इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसे जानदार जिन्हें अपनी इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट बिरूनी माहौल के लिहाज से एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जानदारों को हम ओस्मो रेगुलेटर्स का नाम देते हैं। ओस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे जानदार जिनको अपनी इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से एडजस्ट करना पड़ती है, ऐसे जानदार ओस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम मोस्ट ऑफ द मैमल्स बात करें, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, यानी उनको अपनी इंटरनल कंडीशन जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैमल्स में से भी अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, यानी इंसान जो है वो क्या करते हैं, अपनी इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह के जितने भी जानदार होते हैं उनको हम ओस्मो रेगुलेटर्स कह देते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें ओस्मो कन्फर्मर्स की, अच्छा देखिए मेरे एक तो सेंटेंस आपको पता है शॉर्ट होते हैं, दूसरा ये होता है कि जैसे ऊपर लिखा होता है तकरीबन वैसे ही नीचे लिखा होता है, यानी अगर आपने एक डेफिनेशन याद कर ली है तो ऑटोमेटिकली दूसरी आपको याद हो जाती है। वो कैसे कि सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है इस तरह की डेफिनेशन में, यानी जितना भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो कोशिश होती है जैसे मैं ऊपर अगर पहले उस बात को बयान कर चुका हूँ तो उससे रिलेटेड बात जो है वो नीचे बयान की जाए, तो उससे रिलेट कर बात को वहाँ पर जो है वो अगर नफ़ी का फिक्रा लगाना है तो नफ़ी में यानी डू नॉट या डज नॉट लगा देता हूँ, और अगर जो है कोई चीज़ हो रही है तो यस वगैरह आ जाता है। तो इस तरह की यानी चीज़ें आ जाती हैं, तो सेंटेंसेस तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो वहाँ पर देखिए हमने कहा दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर टू एडजस्ट देयर इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर नाउन एज ओस्मो रेगुलेटर्स। और ओस्मो कन्फर्मर्स की अगर हम बात करें, ओस्मो कन्फर्मर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर, दोज एनिमल व्हिच डू नॉट, यहाँ पे मैंने कहा व्हिच रिक्वायर, जिनको जरूरत होती है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या लगा देंगे, व्हिच डू नॉट रिक्वायर, बाकी सारी डेफिनेशन वही होगी। which do not require to adjust their internal osmotic state according to the external environment are known as osmoconformers।
ऐसे जानदारों को हम ओस्मो कन्फर्मर्स का नाम देते हैं। ओस्मो कन्फर्मर यानी जिनको अपनी इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ओस्मो कन्फर्मर्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ओस्मो कन्फर्मर में हमारे पास जो है वो मोस्ट ऑफ द मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। यानी मैरीन के अंदर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी मैरीन इन्वायरमेंट के बाहर जो होता है वो जो आप कहते हैं सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, या आप कहते हैं जो वाटर होता है उसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और उनके बॉडी के अंदर भी वही कंसंट्रेशन होती है साल्ट्स की या सोल्यूट्स की जो कि इन्वायरमेंट में होती है। तो इस वजह से ये हम कहते हैं कि इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को जो है वो माहौल के लिहाज से ढाल लेते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर जानदार जो हैं, जानवर जो हैं वो ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मैरीन इन्वायरमेंट को, कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जानदार जो हैं वो ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से करते हैं। तो मैरीन इन्वायरमेंट की अगर बेटा बात की जाए तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, फर्क होता है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, सिंपली अगर हम कहें, और दूसरी जानिब वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन जो पहली बार सुन रहे हो या फिर भूल चुके हों कंसेप्ट, तो उनके लिए बता रहे हैं। तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आइसोटोनिक होते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी जैसे सोल्यूट्स की और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर होती है वैसे ही उनके बॉडी के अंदर होती है। तो ये क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। यानी अंदर और बाहर का माहौल जो है वो क्या होता है, एक जैसी कंसंट्रेशंस का होता है। यानी साल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन या सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर के होती हैं इक्वल परसेंटेज के अंदर होती है, इक्वल आपके लिए उनकी परसेंटेज होगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स में जो हैग फिशेस होती हैं, हैग फिशेस जो है स्पेशलाइज्ड फॉर्म है फिशेस की। तो हैग फिशेस के अंदर बेटा क्या होता है, हैग फिशेस जो हैं ये भी क्या होती हैं, आइसोटोनिक होती हैं टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो परसेंटेज होगी सोल्यूट की, सॉल्वेंट की, वाटर की या साल्ट्स की, वही जो है कि बॉडी के अंदर होती है। तो ये भी क्या है, आइसोटोनिक है। लेकिन ये हैग फिशेस क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। यानी इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। यानी जो उनका आपने सेंट्रल जो इनका वो कांटा होता है जिसे हम कांटा कहते हैं, वो जो सेंटर में मौजूद होता है वो एक्चुअली क्या है, इनकी रीढ़ की हड्डी। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें कार्टिलेजिनस फिशेस की, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, दे मेंटेन लोअर साल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी एज कंपेयर टू द मैरीन एनवायरनमेंट। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब किस तरह से ये कम रखते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन या साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होना क्या चाहिए, यानी इनके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूट है, ठीक है ना। अंदर क्योंकि साल्ट क्या है, कम क्वांटिटी के अंदर है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और बाहर क्या है, बाहर जो है साल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है। जो मैरीन वाटर है उसके अंदर साल्ट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। तो वहाँ पर जो है बाहर इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है। अब इन्होंने क्या करना है, लोअर साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन करनी है अपनी बॉडी के अंदर। अब हैग फिशेस फिर क्या करती हैं, किस तरह से मेंटेन करती हैं। नंबर एक, इनके गिल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। गिल्स जो है वो एक्टिवली एक्सक्रीट करते हैं साल्ट्स को। देयर गिल्स आर अडॉप्टेड टू एक्टिवली एक्सक्रीट द साल्ट्स, यानी साल्ट्स को बॉडी में एंटर होने से बचाते हैं। नंबर दो, देयर किडनीज हेल्प टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। ये क्या करेंगे, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जो कार्टिलेजिनस फिशेस है। कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉन्ड्रिक्थीज भी कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट आपने नाम पढ़ा होगा, कॉन्ड्रोसाइट से हम कहते थे, किनको हमने नाम दिया था, कॉन्ड्रोसाइट जो है वो, तो वहीं से निकला है कॉन्ड्रिक्थीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज को सिंपल वे में उन्होंने बयान कर दिया है यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये क्या करती हैं, एक तो नंबर एक गिल्स के जरिए से एक्टिवली एक्सक्रीट कर रही होती हैं साल्ट को,
नंबर 2, इनकी किडनी जो है वो क्या करते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन पैदा करते हैं, यानी ऐसा यूरिन पैदा करते हैं जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। यानी अगर साल्ट आ भी गए हैं बॉडी के अंदर तो उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिमूव करेंगे और वाटर जो है वो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर रिमूव करेंगे। तो ये अडाप्टेशन होती है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर बेटा। इसी तरह से बेटा जो इनके पास तीसरी अडाप्टेशन होती है, वो तीसरी अडाप्टेशन इनके पास ये है कि इनके पास सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू रिमूव द सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इनके पास खास किस्म के ऑर्गन्स हैं जिनको सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स कहते हैं, और उन ऑर्गन्स की मदद से ये एक्टिवली जो है वो एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट को, यानी ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये अडाप्टेशन होती है कार्टिलेजिनस फिशेस के पास। उसके बाद बेटा आ जाए सम फिशेस। कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि बॉडी के अंदर लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करती हैं। सम फिशेस मेंटेन लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडीज, बट these fishes maintain hypertonic internal condition। लेकिन जो इनकी इंटरनल कंडीशन होती है, आर दे मेंटेन हाइपरटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट, या ये क्या करती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बना लेती हैं। एक जानिब तो हम कह रहे हैं कि ये क्या करती हैं, लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करती हैं बॉडी के अंदर, और दूसरी जानिब हम कह रहे हैं इनके अंदर वाला एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है। अब ये बात क्या है, वहां पे आपकी बुक के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ था, इसको मैंने सिंपल फॉर्म में बयान कर दिया है। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि सम फिशेस मेंटेन लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो बॉडी के अंदर कम है, लेकिन बट दे मेंटेन हाइपरटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन जो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक रखते हैं, किस तरह से हाइपरटोनिक रखते हैं, हाइपरटोनिक रखने के लिए ये जो है यूरिया को कुछ अमाउंट जो यूरिया होती है उसको बॉडी के अंदर रखते हैं, यानी यूरिया की कुछ कंसंट्रेशन जो है वो ऐड कर लेंगे। अब यूरिया जब एक खास तादाद से, एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो कुछ मिकदार यूरिया की रखते हैं, उसके साथ साथ एक कंपाउंड है जिसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, उसको भी क्या करती हैं, बॉडी के अंदर मेंटेन रखती हैं। यानी इन तीनों चीजों की कंसंट्रेशन, थोड़ी सी साल्ट की कंसंट्रेशन, लेकिन जब साल्ट की सिर्फ कंसंट्रेशन होती है तो अंदर का माहौल क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। यही बात की है, पोजेस लो साल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडीज बट मेंटेन हाइपरटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन जो उनके अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। अब हाइपरटोनिक उन्होंने कैसे बनाया, नंबर 1 कुछ तो साल्ट की कंसंट्रेशन मौजूद थी, नंबर 2 उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो यूरिया की रख ली है, और नंबर 3 क्योंकि यूरिया क्या होता है, ज्यादा मिकदार के अंदर नुकसानदेह होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उस चीज से बचने के लिए दे आल्सो possess a compound that is named as trimethylamine oxide। All these things makes the internal body condition hypertonic। ये तमाम चीजें जो हैं बेटा वो क्या कर देंगी, अंदर के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बना देंगे। अब क्या होगा, अब जब यहाँ का माहौल क्या है, हाइपरटोनिक बन गया अंदर का, तो अब बाहर से सिर्फ वाटर इंटर होगा, साल्ट इंटर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो चुका है, हाइपरटोनिक हो चुका है। तो ये बेटा क्या है, सिंपली इनके पास आप कह सकते हैं कि एक अडाप्टेशन है, ताकि ये क्या कर सके, ज्यादा साल्ट जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होने से बचा सके। तो ये इनके पास अडाप्टेशन होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, बोनी फिशेस जो होती हैं, बोनी फिशेस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर फिशेस थी। बोनी फिशेस वर एक्चुअली फ्रेश वाटर फिशेस, बट लेटर दे बिकेम मैरीन वाटर फिशेस। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो मैरीन वाटर फिशेस बन गई, यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द मैरीन वाटर की तरफ, और फिर बाद में जो हो गई, मैरीन वाटर ही हो गई। लेकिन अब उनकी इंटरनल जो बॉडी कंडीशन होती है, यानी बॉडी के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो लो रखती हैं। दे मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन। इनके अंदर जो है, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है। आपने लिखना है कि बोनी फिशेस वर द फ्रेश वाटर फिशेस बट लेटर दे बिकेम मैरीन। लेकिन बाद में क्या हो गई, ये मैरीन हो गई। दे मेंटेन लोअर साल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडीज। ये क्या करती हैं, लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती हैं अपनी बॉडीज के अंदर। किस तरह से लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती हैं,
नंबर एक, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। यानी ये जो फिशेज होती हैं ये क्या करेंगे, वाटर को बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनटेक करेंगी। अब जब ज्यादा वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर इनटेक होगा तो उसके साथ साथ जो मैरीन वाटर के अंदर साल्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इनटेक हो जाएंगे, यानी ज्यादा साल्ट भी आ गया। लेकिन इन्होंने क्या करना है, इनको क्या चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, इनको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर क्या हो, यानी इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन लो हो। अब बाहर से जो है साल्ट ज्यादा ऐड हो चुके हैं, तो अब ये क्या करेंगी, तो इनके पास इस तरह का मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेंगे। कंसंट्रेटेड यूरिन यानी जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और वाटर जो है वो मिनिमम होगा। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करती हैं और हाइपरटोनिक यूरिन यानी कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये अडाप्टेशन होती है बोनी फिशेस के पास। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, बोनी फिशेस वर फ्रेश वाटर फिशेस बट लेटर दे बिकेम मैरीन, they maintain lower salt concentration in their bodies. For this purpose they drink large amount of water and produce concentrated urine. यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ऐसे जानदार जो कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ताज़ा पानी के अंदर रहते हैं, इस तरह के जानदारों को देखेंगे। तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो है, जो जानदार होते हैं उनको क्या होता है, उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनको एक मसले का सामना करना पड़ता है। अब वो मसला क्या होता है, वो मसला ये है कि उनके बॉडी के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली वाटर जो है इंटर हो रहा होता है और उनके बॉडी साल्ट्स के लॉस होने का जो है वो खतरा होता है। इन फ्रेश वाटर एनिमल्स द वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर। द फ्रेश वाटर एनिमल्स, इन फ्रेश वाटर एनिमल्स वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी, पानी क्या होता है, बॉडी के अंदर इंटर होता है एंड लॉस ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस, सॉल्ट्स का जो होता है वो लॉस हो जाता है। यानी सॉल्ट जो है वो क्या होते हैं, उस पानी के साथ जो है जिस वक्त उसको निकालना है तो उसके साथ क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो ये इनके पास क्या होता है, इनको एक आपके लिए प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इनके पास किस तरह की अडॉप्टेशन होती है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बेटा इनके पास क्या होगा, देखें यहाँ पर फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जो है उनकी अगर बात करें, प्रोटोजोआ है, अमेबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर जो है एक वैक्यूल होता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यानी वैक्यूल जो है वो खास किस्म का है जिसके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो कंट्रैक्ट करने की जो है वो सलाहियत रखता है। जी तो बेटा हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की, यानी ऐसे जानदार जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स में क्या होता है, वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर्स इनटू द बॉडी, जो पानी होता है वो कॉन्स्टेंटली इंटर होता है बॉडी के अंदर एंड लॉस ऑफ साल्ट्स टेक प्लेस, और जो बॉडी के साल्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, खो जाते हैं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम, चंद जानदार जैसा कि प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, इनके पास जो है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। दे पोजेस अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके पास जो वैक्यूल है वो इस तरह की एहलियत वाला है जो कि कंट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। अब इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता क्या है, बाय दिस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल these animals remove extra water from the body। ये जानदार क्या करेंगे, इजाफी पानी को इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दूसरी अडाप्टेशन क्या हो सकती है जानदारों के अंदर जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, दूसरी अडाप्टेशन जो है दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। जाहिर बात है जब क्या आ रहा है, बाहर से ज्यादा पानी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है तो इनका जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। दे प्रोड्यूस वेरी डाइल्यूट यूरिन, जिसमें क्या होता है पानी बॉडी से जो है ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलता है और साल्ट जो है वो बॉडी के अंदर कंजर्व रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके जो है साल्ट को प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद तीसरी जो इनके पास अडॉप्टेशन है, इस तरह की फूड को प्रेफर करेंगे जो कि साल्टी हो। दे प्रेफर साल्टी फूड
दीज एनिमल्स प्रेफर साल्टी फूड। ये जानदार जो है ये साल्टी फूड को प्रेफर करेंगे। ऐसी खुराक जिसके अंदर नमकियात ज्यादा होंगे उस खुराक को तरजीह देंगे। उसके बाद चौथी अडॉप्टेशन जो है, दे एक्टिवली अपटेक सॉल्ट थ्रू गिल्स एंड स्किन। ये जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जानदार हैं ये अपने गिल्स के जरिए जैसे कि फिशेस में या फिर स्किन के जरिए जो है वो एक्टिवली अपटेक करते हैं साल्ट्स को, एक्टिवली अब्सॉर्ब करते हैं। एक्टिवली यानी एनर्जी लगाकर, एनर्जी लगती है इनकी, एनर्जी लगाकर उस सॉल्ट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और बॉडी के अंदर ले जाते हैं। जहां पर भी एक्टिवली का लफ्ज आ जाए उससे मुराद ये है कि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो हो गया जी फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर जानदारों के पास किस तरह की अडॉप्टेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी लैंड के ऊपर जो है, जमीन के ऊपर जो जानदार रहते हैं उनके पास किस तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं। तो जमीन के ऊपर अगर हम देखें बेटा तो जो रहने वाले जानदार हैं उनमें आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्टली मैमल्स are successfully adapted to the land habitat. Arthropods and most of the mammals are successfully adapted to the terrestrial habitat. ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स और उसके साथ साथ जो ज्यादातर मैमल हैं, आर्थ्रोपोड्स और ज्यादातर मैमल जो हैं ये क्या है, सक्सेसफुली अडॉप्टेड है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद इनको जो है किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है ना एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना, ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो ऐसे जानदारों के पास जो कि ट्रस्ट के ऊपर रहते हैं, जो कि जमीन के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, इन जानदारों के पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो वाटर होता है, बॉडी वाटर, वो लॉस हो जाता है थ्रू एवेपोरेशन, यानी पसीने के जरिए एवेपोरेट हो जाता है, बॉडी से बुखारात की शक्ल में जो है वो बाहर निकल जाता है। evaporative loss of water is the major problem for these animals, for the terrestrial animals. terrestrial animals के लिए पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद आने बेटा these animals, अब इनके पास अडॉप्टेशन यानी किस तरह की हैं। these animals are covered by body surface। ये जानदार जो है वो बॉडी सरफेस के जरिए जो है ढके हुए होते हैं, बॉडी सरफेस होती है ऊपर। दिस बॉडी सरफेस हेल्प्स टू प्रिवेंट एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। अब ये जो बॉडी सरफेस होती है ये प्रिवेंट करती है वाटर को जाया होने से बचाने में। कंप्लीटली तो जो है एवेपोरेटिव लॉस को नहीं रोकेगी, लेकिन किसी हद तक जो है वो एवेपोरेटिव लॉस जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद बेटा जो इनकी स्किन होती है वो क्या होती है, मल्टीलेयर्ड होती है और डेड होती है, साथ साथ केराटिनाइज्ड होती है। केराटिन एक प्रोटीन है जो कि इनके अंदर डिपॉजिट होती है। तो हम लिखेंगे देयर स्किन इज मल्टीलेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड। इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, मल्टीलेयर्ड होती है, डेड और केराटिनाइज्ड होती है। दैट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, जो कि क्या करती है, पानी को खो जाने से बचाती है, यानी एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, पानी के ज़िया होने से बचाती है। Or we can say that they possess multi-layered dead keratinized skins that also prevents loss of water. इनके पास क्या होती है, डेड मल्टी-लेयर्ड केराटिनाइज्ड स्किन मौजूद होती है जिससे ये क्या करते हैं, पानी को बुखारात में तब्दील होने से बचाते हैं, यानी एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से इनको बचाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट को जो है प्रिवेंट करने के लिए तो एक्सोस्केलेटन उनके बाहर मौजूद है। नंबर 2, वो जो एक्सोस्केलेटन होता है आपने देखा होगा वो शाइनिंग होता है, यानी उनकी जो बाहर वाली सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। वो शाइनिंग क्यों होती है, क्योंकि उनके ऊपर वैक्स चढ़ी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाय वैक्सी एक्सोस्केलेटन। तो बेटा हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं वैक्सी एक्सोस्केलेटन के जरिए से। उसके बाद इनकी फूड किस तरह की होगी, ऊपर हमने कहा कि दे प्रेफर साल्टी फूड, जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, क्योंकि उनके साल्ट्स के लॉस होने का खतरा होता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, साल्ट वाली फूड को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर को लॉस होने का खतरा है, तो ये किस चीज को प्रेफर करेंगे, दे प्रेफर वाटरी फूड।
और वी कैन से दैट दे प्रेफर मोइस्ट फूड, ये नमी वाली खुराक को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ऐसी खुराक को प्रेफर करेंगे जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो, वाटर कंटेंट ज्यादा हो। उसके बाद आते हैं दे आल्सो हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन। ये जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो क्या होती है, मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडाप्टेशन भी होती है। मेटाबॉलिक अडाप्टेशन ये है कि इनके मेटाबॉलिज्म के जरिए पानी बनता है। जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं और साथ एनर्जी निकलती है। तो इस तरह से क्या मेटाबॉलिकली जो है ये वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक अडाप्टेशन, यानी मेटाबॉलिज्म के जरिए से वाटर का प्रोड्यूस करवाना, ये क्या है, ये अडाप्टेशन है। उसके बाद बिहेवियरल अडाप्टेशन कौन सी होती है, बिहेवियरल अडाप्टेशन ऐसी अडाप्टेशन है जो कि बिहेवियर में शामिल हो। अब बिहेवियर में कैसे शामिल, कैसे बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर, तो बिहेवियर को ऐसे समझे, मिसाल के तौर पर अगर गर्मी ज्यादा है तो हम धूप में नहीं जाएंगे, हम धूप से कहां पर आएंगे, सायादार जगह पर आएंगे, तो ये हमारा क्या है, बिहेवियर है। तो इस तरह की अडाप्टेशन इनके पास मौजूद होती हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, जो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है उसको बचाते हैं, यानी पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए ये इनके पास क्या है, अडाप्टेशन है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है वो कैंगरू रैट, कैंगरू रैट जो है वो एक ऐसा जानदार है जो बगैर पानी पिए जो है सिर्फ डेजर्ट प्लांट्स के सिर्फ सीड्स के ऊपर जो है वो अपनी सारी जिंदगी बसर कर सकता है। The kangaroo rat can survive without drinking water. This animal can eat the seeds of desert plants which are rich in carbohydrates, and through the metabolism of carbohydrates water is produced. और अब क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का तो उसमें क्या बनता है, वाटर बनता है। एंड दिस एनिमल कैन सर्वाइव दैट मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड वाटर, ये जानदार जो है कैंगरू रैट उस मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड वाटर के ऊपर ही सरवाइव कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है, एनहाइड्रोबायोसिस जो है किसी भी जानदार की डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन। एक जानदार की डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है, टॉलरेट करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, जैसा कि कैंगरू रैट कर सकता है। यानी क्या कर रहा है वो, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सरवाइव कर रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, के जानवरों के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, किस तरह से जानदार जो है वो साल्ट्स की और वाटर की कंसंट्रेशन को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।